Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR channel. तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसी चैप्टर का दूसरा नाम है मोल कॉन्सेप्ट, इसी चैप्टर का तीसरा नाम है स्टोइकियोमेट्री 1। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ। अगर हम बात करें सिलेबस ऑफ जेईई एंड नीट एग्जाम की, तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो विद इन 8 to 9 मंथ्स क्लास 11th एंड 12th का कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाए फॉर योर सेल्फ स्टडी फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले जेई और नीट की, तो जेई और नीट में जो क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस होगा वो सारा का सारा हम विद इन 8 to 9 मंथ्स में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास से, एकदम बेसिक लेवल से उठाकर एकदम उसको लेकर जाएंगे हम जेई एडवांस के लेवल तक। नीट वाले स्टूडेंट्स को कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो जेई एडवांस में इंक्लूडेड है बट नीट में नहीं है, तो वो चीज मैं वहीं पर आपको मेंशन कर दूंगी, आपको उस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन आजकल आपको पता ही है नीट का पेपर लीक हो जाता है, नीट का पेपर कभी लीक हो रहा है कभी क्या हो रहा है, तो इसीलिए नीट के पेपर की भी टफनेस थोड़ी सी जेई मेंस को आजकल अप्रोच करने लगी है। तो हम नीट वाले स्टूडेंट्स भी क्या करेंगे, जेई मेंस के लेवल को तो टच करेंगे बट जेई एडवांस के लेवल को हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक्स जेई एडवांस के होंगे बेटा वहीं पर मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि नीट वाले स्टूडेंट्स को ये नहीं पढ़ना है, तो आप उस चीज को स्किप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 विच इज मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड स्टोइकियोमेट्री 1। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि इस चैप्टर को पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले जो क्लास 11th एंड 12th के अंदर आप जितना भी सिलेबस पढ़ेंगे, क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस, क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस, उसमें आने वाले जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी बेटा वो सारी के सारी कैलकुलेशन का बेसिक कहां पर इंक्लूडेड है, इसी चैप्टर में है। जैसे कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट क्या करते हैं बेटा, आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जब भी रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट लीड्स टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कितना रिएक्टेंट लेंगे कि कितना प्रोडक्ट मिलेगा, कि एक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लिया तो उससे कितना प्रोडक्ट मिलेगा। अगर रिएक्शन की यील्ड कुछ XYZ है या फिर रिएक्टेंट मेरा 100% प्योर नहीं है, ठीक है, तो इन सारी कैलकुलेशंस का जो बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक जो टर्म्स हैं, बेसिक जो नॉलेज है, वो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से हर एक चीज को देखना है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे बेटा, और बहुत ध्यान से आपको अपनी सारी नजरें कहाँ बनाकर रखनी है, बोर्ड पे बनाए रखनी है। आप यहाँ पर जो चीज सीखेंगे वही सारी चीजें आपके क्लास 11th के सिलेबस में आएंगी और वही सारी चीजें आपके क्लास 12th के सिलेबस में भी इंक्लूड होगी, तो ध्यान रहे इन सारी चीजों का आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विच इज मोल कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्री 1। तो अगर मैं स्टोइकियोमेट्री 1 की बात करूं तो सबसे पहली जो चीज है जो मुझे सीखनी है वो क्या है बेटा, वो ये है कि अगर मैं बात करूं मैटर की तो व्हाट इज मैटर। अगर हम बात करें मैटर की तो व्हाट इज मैटर, तो अगर मैं मैटर की बात करूं तो मैटर क्या है बेटा, आपने 9th क्लास में सीखा है व्हाट इज मैटर। मैटर वो स्पीशीज है, वो ऑब्जेक्ट है, मैटर कैन बी एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम। जो भी चीज इस दुनिया में स्पेस एंड वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मैटर कहते हैं। जैसे ये पेन है, अगर इस पेन की मैं बात करूं तो इस पेन में मैंने कह दिया कि क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो क्या है बेटा, ये मैटर है। क्या ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रही है, क्या है बेटा, मैटर है। अगर मैं मैटर की बात करूं तो व्हाट इज मैटर, इट इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम। क्लियर है। अगर मैं मैटर की बात करूं तो मैटर किससे मिलकर बना है बेटा,
बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना है। जैसे कि ये पेन है, मैंने इसको क्या किया, क्रश कर दिया, इतना बारीक क्रश किया कि उसको किसमें चेंज कर दिया बेटा, एटम की साइज में मैंने चेंज कर दी। तो ये मैटर किससे मिलकर बना हुआ है बेटा, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिसका नाम क्या है, एटम। जिसका नाम क्या है बेटा, एटम। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं मैटर की बात करूं तो मैटर किससे मिलकर बना है बेटा, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। किससे मिलकर बना है बेटा, एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब मैंने कहा कि एटम से तो मिलकर बना है, सारे नोट्स को आपको साथ साथ नोट करते जाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नोट्स ही आपको काम आएंगे रिवीजन के लिए। तो आपको नोट्स अपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आइए, तो अगर एटम की बात करें बेटा, तो एटम के अंदर सबसे पहले मैंने कह दिया व्हाट इज एटम। एटम एक वो पार्टिकल है जिसे मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, एक वो पार्टिकल जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दिस इज नोन एज एटम। तो व्हाट इज एटम, एटम इज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। क्लियर है। अब एटम की बात करें तो एटम की कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, तो डिस्कस करते हैं एटम की प्रॉपर्टीज को बेटा। तो अगर मैं एटम की प्रॉपर्टी को डिस्कस करूं तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एटम में बात करें तो एटम क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने क्या कह दी, इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। नेक्स्ट, अगर मैं एटम की बात करूं तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होने के साथ साथ कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल नेचर का होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल नेचर का। तो सेकंड मैंने लिख लिया, इट इज अ स्फेरिकल इन नेचर, इट इज स्फेरिकल इन नेचर। थर्ड, अगर मैं बात करूं एटम की, तो एटम क्या है बेटा, सुप्रा सेंसिबल पार्टिकल है, वेरी वेरी सेंसिबल पार्टिकल। क्या है बेटा, बहुत सेंसिबल पार्टिकल है, इसीलिए हमने इसको क्या लिख लिया, सुप्रा सेंसिबल पार्टिकल। क्या लिख लिया बेटा इसको हमने, सुप्रा सेंसिबल पार्टिकल, सुप्रा सेंसिबल पार्टिकल। क्लियर है। आइए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एटम में सबसे पहले एटम के लिए थ्योरी किसके थ्रू डेराइव की गई थी बेटा, डेल्टन के थ्रू। किसके थ्रू डेराइव की थी, किसने डेराइव की थी, डेल्टन ने डेराइव की थी, विच इज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में आपको पता है 9th क्लास में भी मेंशन है कि व्हाट इज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेटा। डेल्टन ने ये बताया था कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द यूनिवर्स। कभी भी यूनिवर्स में एटम को क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए इस जिस पार्टिकल को हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उस पार्टिकल के लिए उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया है, विच इज इटर्नल पार्टिकल। व्हाट इज इट, इटर्नल पार्टिकल। तो एटम कैसा है बेटा, इटर्नल पार्टिकल। कैसा है बेटा, इटर्नल पार्टिकल। व्हाट इट मीन्स कि एटम नेवर डिस्ट्रॉइड। क्लियर है, चलिए आगे। आइए, अगर मैं बात करूं एटम की, तो एटम को रूम टेम्परेचर पर क्या मिलती है बेटा, एनर्जी मिलती है। एटम क्या करता है, एनर्जी गेन करता है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इसी वजह से एटम क्या करता है, हमेशा मोशन में रहता है। ये ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, मोशन में, ऑलवेज इन मोशन। क्लियर है, चले आगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है एटम की, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई आपकी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सेकंड हो गई स्फेरिकल होगा नेचर में, थर्ड हो गई सुप्रा सेंसिबल पार्टिकल है, फोर्थ हो गया आपके पास में इट इज ए इटर्नल पार्टिकल, एंड फिफ्थ हो गया आपके पास में ये क्या है बेटा, ऑलवेज इन मोशन रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और रूम टेम्परेचर से ऊपर भी ये हमेशा क्या रहता है, इन मोशन रहता है।
क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब बात करते हैं कुछ मैटर के क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हेडिंग लिख लीजिएगा, हेडिंग लिख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या हेडिंग है बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर को बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है बेटा। एक है इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक है इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड क्या है बेटा? केमिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड क्या है बेटा? केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है? अब मैंने कहा अगर मैं बात करूं फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले हम चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद में हम एक एक बात को डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या डिफाइन करेंगे बेटा? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन करेंगे, जो कितने टाइप की होती है? ये होती है आपके पास में तीन टाइप के स्टेट्स, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है? आइए केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर इसको फर्दर दो तरीके से डेराइव किया गया है बेटा। एक है आपके पास में प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस जिसको ही बोला गया है मॉलिक्यूल, और एक बोला गया है बेटा इम्प्योर सब्सटेंसेस। एक क्या बोला गया है? इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिसे बोला गया है मिक्सचर। क्या बोला गया है? मिक्सचर। क्लियर है इतनी सी बात? आइए तो एक एक करके डेराइव करते हैं, एक एक करके बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उठा रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या उठा रहे हैं बेटा? फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है बेटा। एक है सॉलिड, सेकंड है आपके पास में लिक्विड, और थर्ड क्या है बेटा? गैस। क्लियर है? अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले तीनों में डिफरेंस देखेंगे हम कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं एटम्स के अरेंजमेंट की, तो एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा? तो सबसे पहले मैंने कह दिया एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होगा? अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो यहाँ पर कैसा होगा बेटा? क्लोजली पैक्ड होगा। क्या होगा? ये बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होगा। मैंने लिख लिया क्लोजली पैक्ड। ठीक है, लिक्विड में कैसा होगा बेटा? थोड़ा सा लूज होगा, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस प्रेजेंट होगा, कुछ इस तरीके से। क्या होगा? लूजली पैक्ड। और ये क्या होगा बेटा? इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा दो एटम्स के बीच में, तो क्या लिखेंगे हम? वेरी लूजली पैक्ड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले आपके पास ये बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, तो मैंने कहा और इसको ही हम बोल सकते हैं मॉडरेटली पैक्ड। ठीक है, आइए अब मैंने कहा यहाँ पर एटम्स के बीच में कोई डिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो क्या यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा? बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मैंने कह दिया कि लेट सपोज आपके पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई। यहां पर क्या होगा बेटा? मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहां क्या होगा? वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब मैंने कहा क्या इन दो एटम्स के बीच में कोई डिस्टेंस है?
नहीं है। तो अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, कंप्रेसिबिलिटी मतलब अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है या फिर कोई भी सब्सटेंस है उसको मैंने क्या किया, प्रेस किया, तो वो कंप्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी में मैंने कह दिया दिस इज कंप्रेसिबिलिटी। क्या सॉलिड कंप्रेसिबल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल। ठीक है। क्या ये हो सकते हैं? तो यहाँ पर डिस्टेंस है तो ये क्या हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन इतने नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे मॉडरेटली कंप्रेसिबल, मॉडरेटली कंप्रेसिबल। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में, क्या ये हो सकते हैं? ये तो हाईली कंप्रेसिबल हो सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। क्लियर है? आइए अब बात करते हैं फ्लूइडिटी की। व्हाट इज फ्लूइडिटी? टेंडेंसी टू फ्लो इज फ्लूइडिटी। तो मैंने कहा अगर मैंने ये पेन है, सॉलिड है, मैंने इसको फेंक दिया, क्या ये पेन आपका फ्लो करेगा? बिल्कुल फ्लो नहीं करेगा। नहीं करेगा, तो मैंने कहा क्या इसकी फ्लूइडिटी है? इसकी बिल्कुल भी कोई फ्लूइडिटी नहीं है। पानी लिया मैंने एक ग्लास, बहा दिया, क्या फ्लो कर जाएगा? बिल्कुल फ्लो करेगा। क्या इसकी फ्लूइडिटी है? मैंने कहा क्या गैस फ्लो कर सकता है? मैंने एक बलून लिया, उसमें कोई गैस फिल कर दी, रूम को पैक किया, उसके अंदर वो बलून क्या कर दिया मैंने, बर्स्ट कर दिया, क्या वो गैस पूरे रूम में फैल जाएगी? फैल जाएगी। तो क्या इसकी फ्लूइडिटी है? तो मैंने कहा फ्लूइडिटी की अगर हम बात करें तो फ्लूइडिटी के अंदर मैंने कह दिया फ्लूइडिटी। ठीक है। तो क्या इसकी फ्लूइडिटी होगी बेटा? नो फ्लूइडिटी। क्या इसकी होगी फ्लूइडिटी? बिल्कुल इसकी फ्लूइडिटी होगी। तो मैंने कहा ये क्या करता है, इसकी फ्लूइडिटी होगी। इसकी क्या होगी बेटा? वेरी हाई फ्लूइडिटी। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे। आइए, ये था हमारे पास में फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है। बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन में मैंने कह दिया कि अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे आपके पास में फर्स्ट पार्ट है बेटा, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपके पास प्योर सब्सटेंसेस। क्या है बेटा? प्योर सब्सटेंसेस, जिसे क्या कहा गया है? मॉलिक्यूल। क्या कहा गया है? मॉलिक्यूल। दूसरा है बेटा इम्प्योर सब्सटेंसेस। क्या है? इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिसे क्या कहा गया है बेटा? मिक्सचर। ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंसेस की, तो प्योर सब्सटेंसेस कैसे कैसे क्या बोला गया है इनको? इनको बोला गया है मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल वो स्पीशीज, वो मोइटी होती है जिसमें एटलीस्ट दो एटम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एटलीस्ट दो एटम, और दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल। तो मैंने कह दिया व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। क्लियर है? क्लियर है इतनी सी बात? और अगर यही सारे के सारे एटम सेम टाइप के हो, जैसे मान लो H2 है मेरे पास, तो H2 के अंदर हाइड्रोजन है, H2 है, H2 में कितने एटम्स है बेटा? टोटल दो एटम्स है। क्या दोनों एटम्स हाइड्रोजन के हैं? बिल्कुल हाइड्रोजन के हैं। क्या सेम हाइड्रोजन से? बिल्कुल है। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट हो, उसे आप क्या कहेंगे बेटा? मॉलिक्यूल कहेंगे, सॉरी, उसे आप क्या कहेंगे बेटा? एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे आप? एलिमेंट। तो फर्दर इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड। क्लियर है? अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं एलिमेंट की, तो वो मॉलिक्यूल जो किससे मिलकर बने होते हैं बेटा? सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो मैंने कहा एलिमेंट क्या होगा? मॉलिक्यूल मेड ऑफ
सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है जैसे H2 का मॉलिक्यूल हो गया, O2 हो गया, P4 हो गया। क्या यहाँ पर एटलीस्ट दो एटम्स है? सब में एटलीस्ट दो एटम्स तो है ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कोई एटम अलग हो रहा है? मैंने कहा O2 के अंदर दो एटम है, दोनों ऑक्सीजन के। P4 में चार एटम्स है, चारों किसके? फास्फोरस के। क्या होगा बेटा? एलिमेंट। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड वो मॉलिक्यूल जिसमें एटलीस्ट टू डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो, और दो से ज्यादा कितने भी डिफरेंट टाइप के एटम्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मैंने कहा मॉलिक्यूल मेड ऑफ एटलीस्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। जैसे मान लीजिए आपके पास में एग्जांपल है CO2। क्या है आपके पास बेटा? CO2। मैंने कहा CO2 में टोटल कितने एटम्स है? एक कार्बन का, दो ऑक्सीजन के। क्या कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। क्या होगा? कंपाउंड होगा। क्या होगा बेटा? कंपाउंड होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में प्रेजेंट है बेटा ग्लूकोज। क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का? तो क्या होता है बेटा? C6H12O6। C6H12O6। क्या यहाँ पर दो से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। मैंने कहा तो मॉलिक्यूल तो होगा ही। अब क्या सारे के सारे एटम्स अलग अलग है? मैंने कहा एटलीस्ट तीन टाइप, दो टाइप के डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीन टाइप के एटम्स है। तो क्या होगा बेटा? कंपाउंड होगा। क्या होगा? कंपाउंड होगा। ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, क्या होगा बेटा? कंपाउंड होगा। NO2 क्या होगा बेटा? कंपाउंड होगा। ठीक है। मैंने कहा S8 क्या होगा? एलिमेंट होगा। ठीक है। मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में अमोनिया प्रेजेंट है। क्या होगा बेटा? अमोनिया कंपाउंड होगा। आपके पास मिथेन प्रेजेंट है, मिथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4। क्या होगा बेटा? कंपाउंड होगा। क्लियर है। मैंने कहा एल्कोहल, एल्कोहल मान लीजिए मैंने मिथेनॉल का एग्जाम्पल ले लिया, CH3OH। क्या होगा बेटा? कंपाउंड होगा। क्लियर है। कर लोगे क्लासिफाई दोनों में। आइए चलते हैं हम इम्प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर। किस पर बात करेंगे अब? इम्प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर। ठीक है। और अगर इम्प्योर सब्सटेंसेस की हम बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर फर्दर इसको कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है? दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। और सेकंड है बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है। मैंने कहा क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक ग्लास ली, ठीक है, उसमें एक स्पून मैंने शुगर को क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। अच्छे से उसको क्या कर दिया? मैंने डिसॉल्व कर दिया और साइड में मैंने रख दिया 5 मिनट के लिए। क्या होगा? सोल्यूशन 5 मिनट बाद में स्टडी हो जाएगा, घूमना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा सोल्यूशन का मूवमेंट। ठीक है। आइए अब मैंने कहा दूसरा एक और ग्लास लिया, उसमें मैंने क्या किया? सेंड, एक स्पून क्या लिया? सेंड लिया, मिट्टी ली, उसको मैंने डिसॉल्व किया और उसके बाद में उसको भी रख दिया मैंने साइड में। क्लियर है। 5 मिनट के लिए दोनों सोल्यूशन क्या हो चुके हैं बेटा? स्टडी हो चुके हैं, अपनी स्टेट पर क्या हो चुके हैं? फिक्स्ड हो चुके हैं, मूवमेंट नहीं करेंगे। अब मैंने क्या किया? फर्स्ट ग्लास जो था जिसमें मैंने शुगर डिसॉल्व किया था, उसमें ऊपर से एक स्पून लिया, टेस्ट किया, और एक बार मैंने स्पून भर कर लिया, कहां से? बॉटम ऑफ द बीकर से या फिर बॉटम ऑफ द ग्लास से। क्या मुझे टेस्ट अलग आएगा? बिल्कुल मुझे टेस्ट अलग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है। लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करूं सेंड वाले सोल्यूशन की, तो क्या यहाँ पर ऊपर से एक चम्मच लूंगी तो अलग होगा, और नीचे से बॉटम ऑफ द ग्लास से मैंने अगर एक स्पून लिया तो क्या वो अलग होगा? तो सबसे पहले मैंने कहा बॉटम ऑफ द ग्लास में क्या होगा बेटा? ज्यादा मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे? ज्यादा सेंड के पार्टिकल्स होंगे। तो क्या मेरा सेंड वाला सोल्यूशन यूनिफॉर्म था? बिल्कुल वो क्या नहीं था? यूनिफॉर्म नहीं था। लेकिन अगर मैं शुगर सोल्यूशन की बात करूं तो क्या वो यूनिफॉर्म है? बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो शुगर सोल्यूशन इज माय होमोजीनियस, सेंड सोल्यूशन इज माय हेट्रोजीनियस। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्लियर है आपको? आइए तो बात करते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन की। तो मैंने कह दिया व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर?
those mixtures which are uniform in the composition. क्या होगा बेटा? those solutions या फिर those mixtures which have uniform composition throughout the solution. हेट्रोजीनियस की बात करते हैं. हेट्रोजीनियस में क्या होगा बेटा? हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होगा? जहां पर सेंड यूनिफॉर्म नहीं था, ऊपर कम पार्टिकल्स थे, नीचे ज्यादा पार्टिकल्स थे, क्या होगा? हेट्रोजीनियस. विच इज नॉन यूनिफॉर्म इन which is non-uniform throughout the solution is heterogeneous. जैसे मान लीजिए मेरे पास में एग्जांपल है बेटा, शुगर सोल्यूशन, शुगर इन वाटर, और नेक्स्ट टाइम यहां पर मैंने ले लिया सैंड इन वाटर. क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर यही दोनों ग्लास है मेरे पास, ठीक है, मैंने शुगर सोल्यूशन को क्या किया? छाना. जो चाय छानने वाली चलनी होती है उसमें मैंने क्या किया? उससे उसको छान दिया. क्या शुगर के पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे? नहीं रह सकते. मैंने कहा वैसे ही मैंने सेंड सोल्यूशन को छान लिया, क्या सेंड ऊपर रह जाएगी? पानी पानी नीचे चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा, है ना? तो मैंने कहा क्या फिजिकल नॉर्मल एकदम सिंपल हैंड पिकिंग मेथड से क्या आप हेट्रोजीनियस को सेपरेट कर पा रहे हो? कर पा रहे हो. क्या होमोजेनियस को सेपरेट कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो. तो आपने लिख लिया it cannot be separated by simple hand picking मेथड. क्या इसको कर सकते हो बेटा? कर सकते हो. तो आपने लिख लिया इट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल हैंड पिकिंग मेथड. बाय सिंपल हैंड पिकिंग मेथड. क्लियर है इतनी सी बात? आइए चले आगे. दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. बात करते हैं जरा फिजिकल स्टेट में जब हम इंटर कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा. तो सबसे पहले मैंने कह दिया, अगर मैं फिजिकल स्टेट के इंटर कन्वर्जन की बात करूं तो हेडिंग लिख लीजिए इंटर कन्वर्जन. हेडिंग लिख लीजिए इंटर कन्वर्जन बिटवीन फिजिकल स्टेट्स. 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आप ये, ठीक है. जैसे मान लीजिए मेरे पास में सॉलिड है बेटा, सॉलिड से कहाँ जा रहे हैं हम? सॉलिड से जा रहे हैं हम लिक्विड में. कहाँ जा रहे हैं बेटा? लिक्विड में. तो सॉलिड से अगर आप लिक्विड जाएंगे तो क्या करेंगे? आप उसको हीट करेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है. तो सॉलिड से जब लिक्विड जा रहा है तो वो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है. तो इस प्रोसेस को आप क्या नाम देंगे? मेल्टिंग. क्या नाम देंगे बेटा? मेल्टिंग. या फिर इसी प्रोसेस को आप क्या कह सकते हैं? फ्यूजन कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं बेटा? फ्यूजन. जब लिक्विड को फर्दर आप कन्वर्ट करोगे सॉलिड में तो क्या होगा? उसके क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे. तो क्या नाम दोगे इस प्रोसेस को बेटा? इस बैक प्रोसेस को क्या नाम दोगे आप? क्रिस्टलाइजेशन. क्या बोलोगे बेटा? क्रिस्टलाइजेशन. क्लियर है? अब हम बात करते हैं, अगर मैं लिक्विड को लेकर जाऊं किसमें बेटा? गैस में. किसमें लेकर जाए इसको हम? गैस में. तो मैंने कहा लिक्विड को गैस में लेकर जाओगे तो क्या होगा? वेपर्स बनेंगी. तो क्या बोल सकते हो आप इसको? वेपराइजेशन. क्या बोल सकते हो बेटा? वेपराइजेशन. या फिर इसी प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हो? इवापोरेशन. तो मैंने लिख लिया वेपराइजेशन, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो बेटा? इवापोरेशन.
क्लियर है? गैस से फर्दर लिक्विड में जा रहे हो, गैस को फर्दर क्या कर रहे हो, लिक्विड बना रहे हो, क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, लिक्विफिकेशन। तो आपने कह दिया यहां से यहां जाओगे, क्या बोलोगे बेटा, कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन। क्लियर है? आइए अब डायरेक्ट बात करते हैं, सॉलिड से अगर डायरेक्ट हम चले गए गैस में तो क्या होगा। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं तो सॉलिड से अगर डायरेक्ट हम जाएंगे गैस में, दिस इज माय सॉलिड बेटा, सॉलिड से जा रहे हैं हम किसमें, गैस में। आपको पता है क्या बोलोगे आप इसको, सब्लिमेशन। क्या बोलोगे बेटा, सब्लिमेशन। अगर डायरेक्ट गैस से सॉलिड में जाओगे तो क्या बोलोगे बेटा इसको, आप बोलोगे डिपोजिशन। क्या बोलोगे बेटा, डिपोजिशन। क्लियर है? चलिए आगे, दिस इज ऑल अबाउट मैटर। क्या है ये, मैटर के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो हेडिंग लिख लीजिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। हेडिंग लिख लीजिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, आजकल नीट में भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जेई में तो पहले से पूछता था, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है सिग्निफिकेंट फिगर से, ठीक है। तो हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है और हर एक बात को दिमाग में रखना है, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर होता है बेटा, अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है किसी भी मेजरमेंट को, जैसे कि मान लीजिए मेरा वेट है, लेट सपोज 56 केजी से, कितना है 56 केजी, तो 56 को डिफाइन करने के लिए मुझे कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है, 5 और 6 की। तो क्या होगा, दो क्या हो गई मेरी सिग्निफिकेंट फिगर। तो द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स विच इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई बेटा, मिनिमम number of digits which is required to represent the measurement. इस सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल है 56 केजी, ठीक है, तो कितने डिजिट्स है बेटा, दो डिजिट्स हैं, तो मैंने कह दिया कितने सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसे ही आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने किसी भी मेजरमेंट में, तो जब भी आप किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालेंगे तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, तो सबसे पहले आप सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, कुछ रूल्स को आप फॉलो करेंगे। तो रूल्स के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल, फर्स्ट है रूल नंबर 1। क्या कहता है बेटा, अगर जीरो प्रेजेंट है दो नॉन जीरो के बीच में, कहा प्रेजेंट है, एक जीरो दो नॉन जीरो के बीच में प्रेजेंट है, तो ऐसा जीरो हमेशा क्या होता है बेटा, सिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है, हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो मैंने कह दिया जीरो प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरोस digit, then digit is always सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए मेरे पास में अगर हम बात करें तो नॉन जीरो, फिर आपके पास में जीरो, फिर आपके पास में नॉन जीरो, ठीक है। तो ये जीरो कैसा होगा बेटा, सिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा। लेट सपोज एग्जाम्पल है बेटा 101,
ठीक है, तो ये जीरो कहाँ है, दो नॉन जीरो के बीच में, तो ये कैसा होगा बेटा, सिग्निफिकेंट हो। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 एंड 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, लेट सपोज एग्जांपल है मेरे पास 5006, तो मैंने कहा कि क्या ये दोनों जीरोस नॉन जीरो के बीच में, बिल्कुल है। तो क्या बोलोगे, ये दोनों जीरो कैसे होंगे बेटा, सिग्निफिकेंट होंगे। तो मैंने कहा 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। चले आगे, दूसरा रूल है, सेकंड रूल पर मूव करते हैं। रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 के अंदर आपको क्या देखना है कि जीरो आपका कहाँ प्रेजेंट है। अगर जीरो आपका मेजरमेंट के एकदम स्टार्टिंग में प्रेजेंट है, मतलब पहले नॉन जीरो से पहले प्रेजेंट है स्टार्टिंग में, तो मैंने कह दिया जीरो प्रेजेंट एट द स्टार्टिंग ऑफ मेजरमेंट। या फिर आप क्या कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि जीरो कहां पर प्रेजेंट है बेटा, फर्स्ट नॉन जीरो से पहले। जीरो प्रेजेंट बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो। डिजिट वो हमेशा क्या होगा, इज ऑलवेज नॉट सिग्निफिकेंट। क्या होगा बेटा, नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, मान लीजिएगा एग्जाम्पल है आपके पास 0.005 kg। तो ये जीरो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, एकदम स्टार्टिंग में प्रेजेंट है, और स्टार्टिंग में पहले नॉन जीरो से पहले ही प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो ये कैसे होंगे बेटा, नॉट सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1 2, तो यहाँ पर हो गया बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है इतनी सी बात। आइए अब बात करते हैं, अगर जीरो आपका एट द एंड ऑफ द मेजरमेंट प्रेजेंट हो, और एंड में प्रेजेंट होने के साथ साथ उस पर एक कंडीशन भी अप्लाई है। आइए देखते हैं क्या कंडीशन है। रूल नंबर 3, जीरो प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, लेकिन बट कंडीशन अप्लाइड है। पहली कंडीशन क्या है बेटा, जीरो एंड में तो प्रेजेंट हो, बट कहां पर प्रेजेंट हो, बिफोर डेसिमल प्लेस प्रेजेंट हो, या फिर आफ्टर डेसिमल प्लेस प्रेजेंट हो। तो मैंने पहली कंडीशन लिख दी आफ्टर डेसिमल। ठीक है, और दूसरी कंडीशन मैंने लिख दी कहां प्रेजेंट हो बेटा, बिफोर डेसिमल। तो मैंने कह दिया आफ्टर अगर डेसिमल प्रेजेंट होगा, तो आफ्टर डेसिमल में जब भी डेसिमल के बाद होगा, जैसे कि अगर मैं आफ्टर डेसिमल की बात करूं तो हमेशा वैसा जीरो क्या होता है बेटा, सिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है, ऐसा जीरो सिग्निफिकेंट होता है। और ऐसा जीरो हमेशा क्या होता है, सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैंने लिख लिया मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की। आइए चले देखिएगा, एग्जाम्पल है बेटा आपके पास में 55.6670। क्या ये जीरो एंड में प्रेजेंट है, बिल्कुल एंड में प्रेजेंट है। क्या आफ्टर डेसिमल है तो क्या होगा बेटा, सिग्निफिकेंट होगा। क्योंकि ये क्या बताता है, एक्यूरेसी को बताता है। किसको बताता है बेटा, एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट को बताता है। तो मैंने कहा ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट। कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है। यहां पर देखिए बिफोर डेसिमल में हम क्या बात करेंगे, बिफोर अगर डेसिमल प्रेजेंट हो, जैसे कि मान लीजिए 66.78, नहीं 66
900। अब अगर डेसिमल आना होगा तो कहाँ आएगा बेटा, आपके राइट हैंड साइड में आएगा, इस साइड में डेसिमल आएगा। और अगर इस साइड में डेसिमल आएगा तो क्या ये डेसिमल के पहले है? बिल्कुल डेसिमल के पहले है। क्या एंड में प्रेजेंट है? बिल्कुल एंड में प्रेजेंट है। तो ये वाला जो 0 है ये सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3। तो उस केस में कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ये सिग्निफिकेंट हो गया तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर किस किस के बीच में लाई करेंगे? 3 to 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको यही देखना है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर किसके बीच में लाई करेंगे बेटा? मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में इसके सिग्निफिकेंट फिगर लाए करेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है सबको? चले आगे, पक्का? आइए, तो अब हम बात करते हैं लास्ट रूल की, विच इज रूल नंबर 5, सॉरी रूल नंबर 3। 3 तो हो गया, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, ठीक है। तो रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो रूल नंबर 4 में आप क्या कहेंगे? रूल नंबर 4 आपको ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन है, जैसे कि मान लो आपके पास में पेन है, मैंने कहा 25 पेन्स है, तो मैंने कहा यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? यहाँ पर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होती है। क्यों? क्योंकि पेन कभी आधा नहीं हो सकता, 25 का 25 ही रहेगा। तो क्या लिख सकते हो आप इसको? 25.0, 25.00, 25.00000, 25 पॉइंट कितने भी जीरो, आप इनफाइनाइट जीरो लगा सकते हो। डेसिमल के बाद वाले जीरो कैसे होते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैंने कह दिया क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इफ क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन, देन इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लीजिए 25 बॉल्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर बेटा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है सबको इतनी सी बात? ये बात क्लियर है? आइए अब चलते हैं, अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपके पास एडिशन दे दे, मल्टीप्लीकेशन दे दे, डिवीजन दे दे, या फिर क्या दे दे बेटा? सब्सट्रैक्शन दे दे, या फिर क्या दे दे? सब्सट्रैक्शन दे दे। तो क्या करोगे? तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए, एडिशन एंड द सब्सट्रैक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? तो मैंने कहा एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में क्या कहेंगे? जैसे रूल क्या फॉलो करना है बेटा? पहला रूल है, लेट सपोज एग्जांपल है 25.5 प्लस 75.67, ठीक है। आपको बोल दिया जाए आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर बता दीजिए, तो आपने क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करें इसको, तो ऐड कर कर कितना आएगा बेटा? 707। 6 और 5 कितने हो गए बेटा? 11। 1 और 5 5 10 और 1 11। 1 7 और 2 9 9 और 1 10। ये आ गया आपका पॉइंट, आ गया आपका 101.17। क्लियर है? तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। बट आंसर 5 नहीं है, तो फिर आंसर क्या है? तो सबसे पहले आपको अपने आंसर को किसमें रिप्रेजेंट करना है, वो आपको सीखना है। मैंने कहा यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपके पास डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है बेटा? सिर्फ एक प्लेस। तो मैंने कहा 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल। मैंने कहा यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है बेटा? 2 प्लेस। तो मैंने कहा 2 प्लेसेस
आफ्टर डेसिमल। तो पहले आपको अपने आंसर को किसमें रिप्रेजेंट करना है? आपको अपने आंसर को मिनिमम डेसिमल प्लेस में रिप्रेजेंट करना है जो आपकी क्वेश्चन में प्रेजेंट हो। तो क्वेश्चन में मिनिमम डेसिमल प्लेस कहाँ है? यहाँ पर, विच इज 1 डेसिमल प्लेस। तो आंसर को पहले 1 डेसिमल प्लेस में आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो आंसर को रिप्रेजेंट कर दिया किसमें? 101.7 है, 7 हटेगा तो कितना आ जाएगा? 2। ये आ गया आपका आंसर। इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4। तो राइट आंसर इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है आपको? ये बात क्लियर है सबको? पक्का? आइए अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की। किसकी बात करेंगे बेटा? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की। हेडिंग लिख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन अगर आप करते हैं बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? लेट सपोज मेरे पास में एग्जांपल है 6.7 मल्टीप्लाई बाय 17.7, ये है। ठीक है, आपको बताना है आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको। क्वेश्चन में देखो, यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ कितनी है बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर आंसर को हमेशा किसमें रिप्रेजेंट करना है? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर विच इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2 और 3। मिनिमम कौन हुआ बेटा? 2। तो आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करना है? आंसर को आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करना है। तो राइट आंसर इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत है? आंसर अगर आपको नहीं पूछा है मैग्नीट्यूड, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बस क्वेश्चन में देखना है मिनिमम कितना सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है सबको? आइए, दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है सबको? आइए अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। अब राउंडिंग ऑफ की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले राउंडिंग ऑफ पर चलने से पहले एक जेई एडवांस का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2014 में आया था। क्वेश्चन ये था बेटा कि आपको Na की एवोगैड्रो की वैल्यू गिवन थी 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ठीक है, और आपको बोला गया था केबी जो कि है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी आपको गिवन थी। कितनी गिवन थी बेटा? ये मोल इनवर्स गिवन थी आपको 1.328 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। ठीक है, 1.238 1.238। ठीक है, आइए, और बोला था आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की सिग्निफिकेंट फिगर बता दीजिए। आर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? तो जो आर होता है बेटा, वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है Na इंटू केबी का। क्या होता है बेटा? Na इंटू केबी का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अगर Na इंटू केबी कर कर आर आएगा, उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन है। क्या मल्टीप्लीकेशन में आपको मल्टीप्लाई कर मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत है? नहीं है। आपको अभी सिखाया मैंने 2 सेकंड पहले ही कि मल्टीप्लीकेशन अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स का आ जाए तो आपको क्या करना है बेटा? सिर्फ देखना है क्वेश्चन में कितनी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। मैंने कहा यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? 4। यहाँ पर बेटा 4, तो आंसर विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और कैलकुलेट करेंगे अगर आप, तो आपका आएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर, मैग्नीट्यूड जो आएगा। क्लियर है? बट द राइट आंसर इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, लेट्स मूव इनटू द राउंडिंग ऑफ। हेडिंग लिख लीजिए, राउंडिंग ऑफ। ठीक है,
तो राउंडिंग ऑफ में भी आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। तो रूल्स को फॉलो करते टाइम पर रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 है बेटा। रूल नंबर 1 आपको ये कहता है जो फर्स्ट रिमूविंग डिजिट है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया 13.569 आपके पास है, आपको इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेस पर राउंड ऑफ करना है, मतलब यहां तक राउंड ऑफ करना है। तो आपको रिमूव क्या करना है बेटा, यही रिमूव करना है। तो ये क्या है, मेरा फर्स्ट रिमूविंग डिजिट हो गया जिसको मैं रिमूव कर रही हूँ। तो दिस इज माय फर्स्ट रिमूविंग डिजिट। अगर ये फर्स्ट रिमूविंग डिजिट ग्रेटर देन 5 है, किस, अगर ये ग्रेटर 9, क्या 5 से बड़ा है, बड़ा है, तो क्या ये ग्रेटर देन 5 है। तो अगर ऐसा केस आता है कि फर्स्ट रिमूविंग डिजिट आपका ग्रेटर देन 5 आता है, तो प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग का मतलब जो रिमूव किया उससे जस्ट पहले वाला जो डिजिट है। तो मैंने कहा रिमूव किसको किया बेटा, इसको किया, इससे पहले वाला कौन है, ये 6 है। तो इस 6 में प्रीसीडिंग डिजिट में क्या हो जाएगा बेटा, ऐड कर दोगे 8। तो मैंने कहा अगर ऐसा केस आ जाए देन एड 1 इन प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट। क्लियर है इतनी सी बात। तो मैंने कहा राउंड ऑफ करके आंसर कितना आ गया, 13.57। क्लियर है। आइए नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, अगर आपका जो फर्स्ट रिमूविंग डिजिट है वो लेस देन 5 आ जाए, क्या आ जाए बेटा, 5 से छोटा आ जाए, तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। तो मैंने कहा लेट सपोज एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल है बेटा 62.6279 ये है। ठीक है, तो मैंने कहा आपको इसको कहां तक राउंड ऑफ करना है, इसको राउंड ऑफ कर दीजिए आप, राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस। क्लियर है। तो मैंने कहा पहली डेसिमल प्लेस मतलब यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो पहला रिमूविंग डिजिट कौन हुआ, 2, दिस इज माय फर्स्ट रिमूविंग डिजिट। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ये फर्स्ट रिमूविंग डिजिट है, क्या ये 5 से छोटा है बेटा, 2 5 से छोटा ही होता है। तो मैंने कहा क्या ये लेस देन 5 है, बिल्कुल है। तो क्या प्रीसीडिंग में कोई चेंज होगा, नहीं, प्रीसीडिंग में कोई चेंज, डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। क्लियर है। तो मैंने कहा प्रीसीडिंग कौन है बेटा, 6, 6 में क्या कोई चेंज होगा, नहीं। राउंड ऑफ कर कितना आ गया आपका 62.6। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है। रूल नंबर 3 एंड लास्ट रूल, रूल नंबर 3 आपको ये कहता है कि अगर आपके पास फर्स्ट रिमूविंग डिजिट आ जाए, फर्स्ट रिमूविंग डिजिट आ जाए इक्वल टू 5, तो आपको चेक करना है कि प्रीसीडिंग डिजिट जो है, प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करना है, क्या करना है बेटा आपको, प्रीसीडिंग को चेक करना है, चेक प्रीसीडिंग। ठीक है, प्रीसीडिंग अगर आपका इवन हो या फिर ऑड हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रीसीडिंग आपका इवन हो सकता है और प्रीसीडिंग आपका क्या हो सकता है बेटा, ऑड हो सकता है। तो अगर प्रीसीडिंग आपका इवन हो तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इवन के केस में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, ऑड के केस में क्या होगा बेटा, एक ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एक ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है 69.75,
मैंने कहा इसको 1 डेसिमल प्लेस तक क्या करना है, 1 डेसिमल राउंड ऑफ, अप टू 1 डेसिमल। ठीक है, तो मैंने कहा 1 डेसिमल तक मतलब यहाँ पर मैंने कहा ये क्या है मेरा फर्स्ट रिमूविंग, क्या ये इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। तो मैंने कहा अगर फर्स्ट रिमूविंग इक्वल टू 5 आ जाए तो प्रीसीडिंग चेक करना है, प्रीसीडिंग कौन है बेटा, 7। 7 क्या है, ऑड है इवन है बेटा, ऑड है, तो क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ गया 69.8। बस ये करना है आपको और कुछ नहीं करना, क्लियर है। सिर्फ आपको रूल्स फॉलो करने हैं सीक्वेंस से, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। रूल्स को ध्यान रखना है, दिमाग में फिट रखना है, और दोनों सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ में आपको यूज करना है। दिस इज राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर जो टॉपिक है, राउंडिंग ऑफ वाला, मेजरली राउंडिंग ऑफ की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा ये टॉपिक कहाँ काम आता है, जेई मेंस वालों को काम आता है, जहां पर आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इंटीजर टाइप क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं। वहां पर आपको यही बोला जाता है कि राउंड ऑफ इट अप टू नियरेस्ट वट एवर इट इज, ठीक है, नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस या फिर कुछ भी ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपके पास में फर्स्ट चैप्टर का कुछ बेसिक, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सिग्निफिकेंट, रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट, एंड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आपने लास्ट में क्या पढ़ा, राउंडिंग ऑफ। क्या पढ़ा बेटा, राउंडिंग ऑफ। तो ये 3 टॉपिक्स आपने कवर किए हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम विथ नेक्स्ट टॉपिक विच इज एटॉमिक मासेस, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मासेस को डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे, एटॉमिक मास इन ग्राम्स डिस्कस करेंगे, हम उसमें यूनिफाइड मास डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये सारी की सारी बातें बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।